बाजार बोलता है इसमें हम शुरुआत करते हैं एफआईएस के डेटा से और उसके बाद इंटरनेशनल इंडिसेस और उसके बाद टॉप गेनर्स और लूजर्स। तो एफआईएस के डेटा से अगर शुरुआत करें तो ट्रेंड वही और आंकड़े अलग। 490 करोड़ के करीब की बाइंग करके ले गए थे डीआईस फ्राइडे के सेशन में और 1583 करोड़ रुपए की सेलिंग करके गए थे एफआईएस। तो एफआईएस का ट्रेंड वही है, डीआईस का ट्रेंड भी वही है, लेकिन क्वांटम थोड़ा सा कम हुआ है डीआईस की बाइंग का। तो ये देखना होगा कि आने वाले कुछ दिनों में अगर ये ठीक हो जाता है, नहीं तो ये भी एक कॉज ऑफ ए कंसर्न बन जाएगा। एक बार देख लेते हैं कि ग्लोबल इंडिसेस का हाल, वहां पर क्या किस तरह का रुझान देखने के लिए मिल रहा है और कहां पर जा रहे हैं दुनिया भर के बाजार। तो डाउ में करीब ½ % का उछाल था फ्राइडे को और चाइना में करीब ½% की तेजी। आज निकाई ने तो बिल्कुल ही रिकॉर्ड तोड़ तेजी दिखाई है, करीब 4.5% ऊपर जापान का मार्केट है। वहां पर प्रधानमंत्री बदल रहे हैं और वहां पर काफी बड़ा बदलाव हो रहा है जापान की राजनीति में, जिसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं कि जापान के मार्केट पर पड़ रहा है। कोस्पी करीब 3.25% ऊपर है, हैंसेंग में करीब ½ % की गिरावट। तो जापान के मार्केट पर बात करेंगे थोड़ा सा आज, क्योंकि सुर्खियों में है तो बहुत सारी चीजें होंगी जापान के मार्केट पर बात करने के लिए। एक बार देख लेते हैं आज के टॉप गेनर्स और लूजर्स कौन से हैं, तो जो अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं ऐसे मार्केट में। तो टॉप गेनर्स की लिस्ट में देखें तो KIOCL करीब 11% ऊपर है, पूनावाला फिनकॉर्प करीब 8%, फोर्टिस करीब 4.25%, सैम्प्रो करीब 4%, आइनॉक्स ग्रीन करीब 3.25%। ये सभी शेयर हैं जो कि आज के मार्केट में दम दिखा रहे हैं। एक बार देख लेते हैं जिनका दम थोड़ा सा निकला हुआ है या कमजोर है वो शेयर। आइडिया सेलुलर करीब 4.5% नीचे, सम्मान कैपिटल करीब 4% नीचे, एजिस लॉजिस्टिक्स, प्राइकॉल और प्रीमियर एनर्जी, ये सभी शेयर करीब 2.5 से 3.5% तक नीचे हैं इस समय। अब खबरों की तरफ बढ़ते हैं। देखिए खबरों में बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी कि अभी वीकेंड में ये बातें गर्म हो रही थी, वीकेंड से पहले भी लास्ट वीक का ये बातें गर्म हो रही थी कि रूस जो है पाकिस्तान को जो JF-17 के इंजन सप्लाई कर रहा है और उसको लेकर काफी राजनीतिक चर्चाएं भी गर्म हो गई थी कि अगर रशिया हमारा दोस्त है तो वो पाकिस्तान की मदद क्यों कर रहा है। इंडियन गवर्नमेंट ने उनको मना भी किया लेकिन वो नहीं मान रहे हैं। तो इस तरह की बातें उठ रही थी। रशिया ने इन बातों का खंडन कर दिया कि हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं और मीडिया में लेकिन इस तरह की खबरें जोरों पर चल रही थी। इससे हो क्या रहा था कि अमेरिका से हमारे वैसे ही रिश्ते थोड़े खराब चल रहे हैं अभी, और रशिया से जो हमारा लॉन्ग टर्म फ्रेंड हम कह सकते हैं, लॉन्ग टर्म कॉमन इंटरेस्ट विद बिजनेस इंटरेस्ट कह सकते हैं, तो रशिया के साथ रहा है। तो वो रिलेशन अगर खराब हो रहा था तो थोड़ा सा इंडिया के लिए दिक्कत हो सकती थी। विनीत सर कैसे देख रहे हैं ये डेवलपमेंट, क्योंकि इस डेवलपमेंट में रशिया अगर हमारा फ्रेंड रहता है और वो कमिटेड रहता है हमारे साथ, तो ये कितना बड़ा पॉजिटिव रहेगा हमारे साथ अमेरिका से डील करने जाते समय, और दूसरा कि रशिया से फ्रेंडशिप का क्या पॉजिटिविटी रहेगी हमारे लिए। ये देखिए, ये सब फेक न्यूज है। वो पुतिन इंडिया में आने वाले इसलिए चलाई जाती है, तो इस पे हमें ज्यादा विश्लेषण करना नहीं चाहिए। हम्म, ओके। सर लेकिन जो हमारे डिफेंस शेयर होते हैं, क्योंकि डिफेंस कंपनियों के बहुत सारे जेवीज वगैरह भी हैं रशिया से, और हम ये देखते भी हैं कि इंडिया भी अपना इंडिजीनियसली काफी कुछ इन पर वर्क कर रहा है। कोई डिफेंस शेयरों पर आपकी राय सर? ये डिफेंस यार अच्छे ही चलेंगे। मुझे लगता है कि काफी ट्रेंड पॉजिटिव रहने वाला है। ऑर्डर्स भी बढ़ेंगे, और अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि रक्षा मंत्री, मिलिट्री आर्मी वालों ने काफी ने पाकिस्तान को अच्छा बुरा कहा है। तो ये भी आपके ट्रेंड को सपोर्ट करता है कि आगे जाके ठीक ट्रेंड रहने वाला है डिफेंस इंडस्ट्री के लिए। ठीक है सर। तो डिफेंस में सर कोई आपकी पसंदीदा शेयर जो कि आपको लगता है कि हाँ ये अच्छा है इन लेवल्स पर भी, क्योंकि चले तो है ये काफी देखिए, डिफेंस शेयर पीछे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को काफी ऑर्डर्स मिले हैं, और तेजस के ऑर्डर्स आ रहे हैं, और अभी इंजन्स भी आ रहे हैं यूएस से। हम्म, तो काफी हम्म। ठीक ठाक चल रहा है अभी एचएल का परफॉर्मेंस। और हमें लगता है कि इसमें बने रहेंगे तो आपको 20-25% का अपसाइड आराम से मिल सकता है एक आध साल के अंदर।
ठीक है, 20-25% का रिटर्न मिल सकता है आपको अगर HAL को आप खरीदते हैं तो ये एक अच्छी चीज जो कि डिफेंस शेयरों में सर को लग रही है। सर दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं, ओपेक मीटिंग ये भी काफी इंपॉर्टेंट मानी जाती है हर बार, और इस बार भी नवंबर से करीब 1.37 लाख यानी कि करीब 1,37,000 बैरल पर डे का प्रोडक्शन बढ़ाने को अनुमति मिली है ओपेक देशों की। और उत्पादन में बढ़ोतरी बिल्कुल एस्टिमेट के मुताबिक थी, क्योंकि हम भी पिछले वीक में ये बता चुके हैं कि 1,37,000 बैरल पर डे का उत्पादन बढ़ाया जाना था, ये अनुमान थे और बिल्कुल अनुमान के मुताबिक ही रहा है। हालांकि सऊदी अरब तो चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा तेल का प्रोडक्शन हो और उसका मार्केट शेयर बढ़े, लेकिन रशिया प्रतिबंध के चलते उत्पादन बढ़ाने पर थोड़ा आनाकानी कर रहा है। विनीत सर कैसे देख रहे हैं ओपेक के इस कदम को, और इसका क्या कुछ मायने होंगे क्रूड ऑयल के लिए और हमारी ऑयल कंपनीज के लिए? विनीत सर आप सुन पा रहे हैं? लगता है विनीत सर के कनेक्शन में कुछ एरर आ गया है। एक बार विनीत सर से दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। देखिए ओपेक ने 1,37,000 बैरल पर डे का प्रोडक्शन बढ़ाने की बात की है नवंबर महीने से। अक्टूबर में भी जो प्रोडक्शन है वो पिछले महीनों में जब भी मीटिंग होती है तो जैसे अब नवंबर के लिए मीटिंग अक्टूबर में हो गई, अब जो अगली मीटिंग होगी वो दिसंबर मंथ के प्रोडक्शन के लिए होगी और वो मीटिंग होगी 2 नवंबर को। तो उस समय दिसंबर का प्रोडक्शन डिसाइड किया जाएगा कि ओपेक कितना बढ़ाने जा रहा है। ओपेक को जो प्रोडक्शन बढ़ाना था ग्रेजुअली, वो जो उन्होंने प्रोडक्शन कट्स किए थे लास्ट ईयर तक, उन लेवल्स पर ही लेकर जाना है। तो ओपेक को धीरे धीरे प्रोडक्शन ओपेक बढ़ाता जा रहा है। लास्ट में जो इनका हाईएस्ट जो इन्होंने प्रोडक्शन बढ़ाया था अभी पेशे, वो करीब 1,65,000 बैरल पर डे का था। अब की बार थोड़ा मॉडरेट होकर ओपेक ने प्रोडक्शन बढ़ाया, तो ये थोड़ी सी एक अलग चीज है जो कि क्रूड ऑयल के मार्केट को शायद उतना ज्यादा प्रभावित ना करे। हालांकि रेंज में ही क्रूड ऑयल चलता रहता है आजकल, 60 से करीब 65 से $70 के बीच में। तो वो एक इम्पोर्टेंट चीज है। अगर अब देखें तो ओपेक ने फिलहाल 1,37,000 बैरल पर डे का प्रोडक्शन बढ़ाया है। विनीत सर अब हमारे साथ दोबारा जुड़ चुके हैं। विनीत सर ये बताएं कि ये जो ओपेक का कदम है प्रोडक्शन बढ़ाने का नवंबर मंथ के लिए, और इसके क्या कुछ मायने हैं क्रूड ऑयल के मार्केट के लिए और साथ ही हमारी ऑयल कंपनीज के लिए? नहीं, इससे अपने को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑलरेडी प्राइस काफी ठीक ठाक लोस पे चल रही है। इंडिया का हम्म, बाइंग रशिया से बढ़ते ही जा रहा है और हम्म, ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा क्योंकि डिस्काउंटेड ऑयल आ रहा है अपने को रशिया से। एंड हम्म, ये प्राइसेस को थोड़ा स्थिर रखेगा क्योंकि अभी जो वेनेजुएला के साथ और ईरान में के अगेंस्ट जो थोड़ा बहुत एक्शन क्रिएट हो रहा है जियो पोलिटिकली, वो हम्म। उसको कॉम्पनसेट करने के लिए ये जो प्रोडक्शन है ओपेक कंट्री से बढ़ाया जा रहा है और ये प्राइस को स्टेबल रखने के लिए ही किया जा रहा ठीक है। है। तो सर अगर इस समय तेल कंपनियों में देखें तो कोई आपको लग रहा है कि ये लेना चाहिए या इससे दूर रहना चाहिए? देखिए, मुझे ओएनजीसी ठीक लगता है ये प्राइसिंग पे क्योंकि ऑयल प्राइस ऑल टाइम लोस के पास है, काफी निचले स्तर पे चल रहे हैं काफी दिनों से। और ये यहाँ से अपने को अंडमान में भी ऑयल फाइंड मिली है, वहां पे ओएनजीसी का बड़ा रोल रहने वाला है और उसको चलते मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए ओएनजीसी ये प्राइस में आप ले सकते हैं। दूसरी चीज क्या है कि आपके जो रिफाइनिंग कंपनीज है उनकी मार्जिन काफी स्टेबल है हम्म, और उनका ऑफटेक भी काफी अच्छा है। तो हमें लगता है कि ये स्टॉक भी अच्छी परफॉर्म करेंगे आगे जाके। सभी काउंटर के ऊपर व्यू पॉजिटिव है, कंस्ट्रक्टिव है और उसके अंदर हमें ओएनजीसी ज्यादा पसंद आता है। ठीक है। तो सर को ओएनजीसी ज्यादा पसंद आता है, बाकी ये जो कदम है ये ज्यादातर पॉजिटिव ही हैं। लेकिन सर आज एक मजा आ रहा है जापान के मार्केट को देखने में, जहां पर कि 4.5% का जंप देखने के लिए मिला है निकाई में।
अमूमन इतना बड़ा मूव इंडेक्स में नहीं देखने के लिए मिलता है, लेकिन ऑफ कोर्स बात भी कुछ ऐसी है, जापान में पहली बार महिला प्रधानमंत्री बनने जा रही हैं और सनाए टकाची जीती हैं प्रधानमंत्री पद की रेस में। टकाची को आयरन लेडी भी बोला जाता है और उनके साथ ये भी चीजें हैं कि वो इकोनॉमी को रिफॉर्म की प्रक्रिया पर लाने वाली हैं। उनके सामने चैलेंज दो बड़े हैं, एक तो अमेरिका से अपने रिश्ते बनाए रखना बेहतर तरीके से, टैरिफ की डील के चलते जो जापान में थोड़ा सा उसका विरोध भी हुआ, उसको भी ठीक से टैकल करना, साथ ही उनकी पार्टी में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है विद इन द पार्टी, उनको अपनी पार्टी को स्ट्रांग बनाए रखना, एकजुट बनाए रखना। सर कितना बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जापान में हमने इतना ज्यादा राजनीतिक अनसर्टेनिटी नहीं देखी थी। आजकल जितने जल्दी जल्दी उनके यहाँ पर प्रधानमंत्री वगैरह ये बदलते जा रहे हैं। अब इस मूव को कैसे देखेंगे सर जापान के लिहाज से आप, क्योंकि चूंकि इंटरनेशनल मार्केट को बहुत अच्छे से ट्रैक करते हैं सर। नहीं, ये एक तो स्थिरता आती है नए प्रेस नया मतलब लीडर आता है तो, नंबर वन। दूसरी हम्म। चीज है कि जापान के प्रॉब्लम्स एक या दो नहीं है, काफी ऑपोजिट डायरेक्शन में पुल कर रहे हैं। एक तो इनका येन अप्रिशिएट हो रहा है, जो वर्ल्ड मार्केट के लिए अच्छा नहीं है। और दूसरी चीज है कि इनको इनके इकोनॉमी को स्टिमुलेट करने के लिए इनको काफी पॉजिटिव फ्रेंडली पॉलिसीज लानी पड़ेंगी। उसकी उम्मीदों के कारण बाजार ऊपर है। लेकिन हमें ना जापानीज मार्केट की तेजी से ज्यादा हमें यहाँ के जो यील्ड्स है 10-10 ईयर यील्ड को ट्रैक करना चाहिए। ये 2008 के स्तर से काफी नजदीक में है, थोड़ा सा ऊपर भी हो सकता है। और ये काफी क्रूशियल रहेगा कि आपको पॉलिसी मेजर्स क्या लेने पड़ेंगे। हालांकि यूएस में अभी डिप आ रहा है और वहां पे प्राइस कट्स होने की संभावना है, रेट कट होने की संभावना है। लेकिन यहाँ पे अगर रेट्स बढ़ जाते हैं ना तो आपकी काफी रिवर्स हो सकती है, तो इसको ट्रैक करना बहुत जरूरी है। ठीक है सर, मारुति जैसी कंपनियां, क्या इन पर कुछ फर्क पड़ना चाहिए, क्योंकि जापान में पीएम बदला है, तो कोई नीति उनकी इंडिया के साथ बदलेगी या कुछ इंडिया को कुछ फायदा मिलेगा, नॉट ओनली मारुति, किसी भी सेंस में। देखिए, सुजुकी की जो मार्केट कैप है वो मारुति से कम है। हम्म। और ये क्लियर कट इंडिकेशन है कि आप पैसा इंडिया में लगाओगे तो पॉजिटिव ही रहने वाला है। इंडिया हम्म। के संबंध जापान के साथ काफी अच्छे हैं। हम्म। और ग्रोथ इसी मार्केट में है, तो आप देखोगे आगे जाके कि बहुत सारा ग्रोथ आने वाला है और बहुत सारी जापानीज इन्वेस्टमेंट्स भी इंडिया में आती रहेगी। तो वो हिसाब से एक पॉजिटिव है। दूसरा चीज है कि इंडिया से जो आउटसोर्सिंग हो रहा है लेबर का, वो भी बढ़ेगा यहाँ से, क्योंकि उनकी डेमोग्राफी डिक्लाइन हो रही है। और हम्म। ये दोनों देशों के लिए अच्छी चीज है। ठीक है सर, एक और राजनीतिक हलचल अब इंडिया में भी शुरू होने जा रही है, वो है बिहार का चुनाव। चुनाव आयोग अब जल्द ही तारीखों का ऐलान कर देगा, माना जा रहा है कि नवंबर में चुनाव हो जाएंगे बिहार में। सर ये कितना बड़ा ट्रिगर पॉइंट होगा मार्केट के लिए या कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स के लिए। देखिए, बीजेपी को और एनडीए को ये सरकार जीतना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे आप पता लगा सकते हो कि एनडीए की स्थिरता के लिए कौन से साइड में नीतीश जी रहेंगे, क्योंकि उनको हम्म। पलटी मारने की काफी आदत है। तो अगर एनडीए सरकार बनाती है तो नीतीश जी इनके साथ ही रहेंगे, तो स्थिरता हम्म। कायम रहेगी सरकार की। तो उस हिसाब से बहुत ही अहमियत है कि बीजेपी ये इलेक्शन जीत जाए। हम्म। सर कुछ एक शेयर्स जिन पर कि इस हफ्ते या कुछ अगले कुछ दिनों में नजर रहने वाली है, उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज है टाटा कैपिटल का आईपीओ, जो कि आज से खुल रहा है और कल परसों तक चलेगा। इस पर सर आपका कोई विचार, क्या करना चाहिए टाटा कैपिटल के आईपीओ को लेकर। नहीं ना, ये सब प्राइसिंग का इशू है।
जो जिन लोगों ने अनलिस्टेड शेयर लिए थे उनका काफी सेलिंग आता रहेगा जिससे भाव बढ़ेंगे। तो टाटा कैपिटल एक टाटा का ब्रांड है, उसका एक आईपीओ आ रहा है बहुत टाइम के बाद, तो इसकी सब्सक्रिप्शन तो अच्छी रहने वाली है। लेकिन हम्म। हमें लगता है कि इन इन इनको ना थोड़ा सा सोच के इमोशनल होके ना इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले। इसकी वैल्यूएशन हमें थोड़ी एक्सपेंसिव लगती है, तो उसके चलते आपको थोड़ा इसमें रुक के ही निवेश करना चाहिए। सर ग्रे मार्केट में तो ये 1100 रुपए तक चला गया था, 700 रुपए आईपीओ आने से पहले था, 735 के आसपास। अब आईपीओ तो 300 की रेंज में आ रहा है। ये अभी भी महंगा है सर, अगर हम इसको पीयर से कंपैरिजन करें तो? पीयर्स की लाइन में है, लेकिन हम इसको ना थोड़ा सा वेट करेंगे। और मैं आपको रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ इसमें निवेश करने के लिए। मुझे लगता है कि इसे थोड़ा सा वेट करें, या अगर आप इसमें निवेश करते हो तो आप प्योरली लिस्टिंग गेन्स के लिए लिस्ट करें, निवेश करें। ठीक है सर। सर अगला एक शेयर में बात करूंगा, एजीआई इंफ्रा, जहां पर की स्टॉक स्प्लिट हो रहा है। 10 अक्टूबर को इसकी रिकॉर्ड डेट है। सर कैसे देख रहे हैं एजीआई इंफ्रा पर, आपकी राय सर? नहीं, कंपनी ठीक ठाक है। और इसके स्प्लिट होने से ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इकोनॉमिक्स में या इसके बिजनेस परफॉर्मेंस में। बस आपकी हम्म। लिक्विडिटी ज्यादा बढ़ जाएगी। हम्म। सर सेम केस, लिक्विडिटी बढ़ती है थोड़ा सा। जो लोगों को लगता है कि हाँ चलो ठीक है, एक बोनस का इवेंट आ गया है, स्प्लिट का इवेंट आ गया, तो थोड़ा सा शेयर पर मूव आ जाते हैं। ऐसा ही एक मूव हमने टाटा इन्वेस्टमेंट पर भी देखा था लास्ट वीक, जहां पर कि 14 अक्टूबर को स्टॉक स्प्लिट हो रहा है। ये शेयर भी 10 शेयर, एक शेयर 10 भागों में विभाजित हो जाएगा। 10,000 रुपए का शेयर है सर। इस पर आपकी राय सर? इसका इन्वेस्टमेंट भी है टाटा कैपिटल में, करीब 2.1% स्टेक है इनके पास, टाटा कैपिटल का। तो टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन फुली वैल्यूड लगता है हमें ये प्राइस में। और इसकी जो प्राइसिंग है प्योरली इनके जो होल्डिंग्स है वो कैसे चलते हैं उसके हिसाब से ही चलेंगे। तो ये प्राइस पे टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन में ज्यादा अपसाइड हमें महसूस नहीं होती है। हमें लगता है कि ये प्राइस टू परफेक्शन है इसका। ठीक है सर। अब चूंकि रिजल्ट का सीजन शुरू हो रहा है, तो 3-4 में रिजल्ट्स की बात कर लेता हूँ। टीसीएस, जहां पर नतीजे आ जाएंगे अब 9 तारीख को। और टीसीएस के नतीजों से, जो हमने लास्ट वीक भी हमने अपने दर्शकों के साथ शेयर भी किया था डेटा, कि उतने अच्छे रिजल्ट इस बार एक्सपेक्टेड नहीं है इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। हालांकि कमजोर होते हुए रुपए का फायदा जरूर मिलेगा आईटी कंपनीज को, लेकिन वो रेवेन्यू फ्रंट पे दिख जाएगा आपको, लेकिन कहीं ना कहीं मार्जिन फ्रंट पे भी दिखेगा। लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी के साइड पर टीसीएस उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा जितना शायद इन्फोसिस कर सकता है। सर क्या राय रहेगी टीसीएस इन्फोसिस पर आपकी? सर हम हमेशा सेल ही मेंटेन कर रहे हैं, अग्रेसिव सेल है हमारा व्यू ये स्टॉक्स पे। और इसमें हम्म। वजह अनेक है, पहले भी आपको बता चुके हैं कि हम्म। डॉलर का इम्पैक्ट है। फिर आपके वहां से H1B वीजा के इश्यूज है, तो आपकी प्राइसिंग डिस्टर्ब होती, कॉस्टिंग डिस्टर्ब होती है। हम्म। वहां पे इंडस्ट्रियल स्लो डाउन है, और ये जो एआई का बबल बना है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ये ज्यादा फ्रूटफुल नहीं है इंडस्ट्री के लिए। तो एक बहुत सर बड़ा टाटा बबल बन इलेक्साइड चुका है, और इसके टूटने से मुझे लगता है कि ग्रोथ फैक्टर जो एआई रहने वाला था वो भी शायद कहीं पे डिस्टर्ब हो सकता है। तो हम आईटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने की सलाह नहीं दे रहे। ठीक है सर। टाटा इलेक्साइड इसी ग्रुप की कंपनी, ये थोड़ा सा निश सेगमेंट में रहती है। इस पर आपकी कोई राय सर? ये अभी फेयर वैल्यू के आसपास ट्रेड करा, हमने 63 के ऊपर 5300 के टारगेट का सेल इनिशिएट किया था। अगर हम्म। आगे जाके रुझान खराब आते हैं, जो हमें लग रहा है कि आएंगे, तो ये फर्दर डीरेट हो सकता है स्टॉक। तो इसमें हम भी थोड़ा अवॉइड ही करेंगे इन्वेस्ट करने के लिए। सर डी मार्ट,
रिटेल की जॉइंट कंपनी और यहाँ पर नतीजे देगी 11th को। इसके Q2 नतीजों से क्या किस तरह की उम्मीदें रखें, कैसा रहा ये रिटेल कंपनियों के लिए क्वार्टर अगर आपने देखा हो तो, और क्या कुछ राय है डीमार्ट के शेयर होल्डर्स के लिए सर? देखिए, डीमार्ट के शेयर काफी चल चुके हैं और हमें लगता है कि अमंग द रिटेल स्टॉक्स ये थोड़ा एक्सपेंसिव है। हमारी एक्चुअली राय मार्केट से अलग है। हमने इसके ऊपर टारगेट 2900 का निकाला है। तो ये स्टॉक काफी हमारे विरुद्ध चला है, हमारे व्यू के विरुद्ध। तो नेचुरली बायस है हमारा कि प्राइस नीचे आएगी। पर हमें लगता है कि अगर आप वी टू रिटेल, वी मार्ट या स्टाइल बाजार के शेयर्स देखोगे तो इसमें आपको काफी अपसाइड मिलने की चांसेस है परसेंटेज गेन्स के। एवेन्यू सुपरमार्ट में हमें लगता है कि फुली प्राइस है। ठीक है सर, वैसे तो हम आपने आईटी पर पूरा व्यू दे दिया, लेकिन कुछ लोगों की पसंद मैं देख रहा था कि रिसर्च हाउसेस की पसंद में वो कह रहे हैं कि टीसीएस इन्फोसिस ठीक है, इन सबसे दूर है, विप्रो अंडर परफॉर्म कर लॉन्ग टर्म में आईटी में, लेकिन एचसीएल टेक तो उनकी पसंदीदा लिस्ट में आता है। क्या आपकी लिस्ट में अगर चारों आईटी दिग्गज आईटी में चुना जाए कि चलिए ठीक है कोई एक चुनना है, तो एचसीएल होगा आपकी भी लिस्ट में, ये भी नहीं होगा? सर, कोई ज्यादा गिरे या कम गिरे उसमें आप क्या चुनोगे अगर आप बाइंग कर रहे हो? हमें लगता है कि ये स्टॉक्स को अवॉइड करना चाहिए। और अगर आप 3 साल के हिसाब से देखेंगे तो इसमें नेगेटिव रिटर्न्स ही आए हैं। और हमारा व्यू कायम रहने वाला है कि आईटी स्टॉक्स को अवॉइड करना चाहिए। ठीक है सर, बैंकिंग कंपनी के बैंकिंग शेयरों के भी नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। आई मीन एक्सिस बैंक से शुरुआत होगी दिग्गज बैंकों में। आई थिंक 15 या 16 अक्टूबर से बैंकिंग के नतीजों का आगाज हो जाएगा विद एक्सिस बैंक। मैं देख रहा था कुछ एक रिपोर्ट्स जिसमें कि इस बार के नतीजों से कुछ खास उम्मीदें नहीं है, क्योंकि नेट इंटरेस्ट मार्जिन सभी बैंक्स के थोड़े से वीक रहने वाले हैं। आपको क्या लगता है सर, जो अभी हाल फिलहाल में बैंक निफ्टी में तेजी आई है, ये सस्टेन होगी इस नतीजों के साथ, या अब बॉटम बन गया बैंकिंग यहाँ से चलने वाले हैं? क्या कुछ राय रखेंगे सर रिजल्ट को कंसीडर करते हुए? देखिए, रिजल्ट्स एनकरेजिंग नहीं आने की संभावना है क्योंकि सितंबर मंथ काफी खराब रहा बिकॉज ऑफ डिफर्ड बाइंग जीएसटी के कारण और जो सब टैरिफ्स के इम्पैक्ट आए थे। लेकिन गवर्नमेंट ने काफी पॉजिटिव इनिशिएटिव लिए हैं और इनका सारा ना आने वाले क्वार्टर्स में बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस होने वाला है। तो हम जिस बैंक्स के अच्छे रिजल्ट आते हैं अनुमान के व्यतिरिक्त आपको वो शेयर जरूर लेने चाहिए। और रिजल्ट आने के बाद में आपको बैंकिंग शेयरों में निवेश करना चाहिए। हमें लगता है कि आगे जाने वाले 2-3 क्वार्टर में अच्छे खासे परफॉर्मेंस देने वाले। तो इसके ऊपर हमारा बाय का व्यू ही बनता है। एचडीएफसी बैंक और एसबीआई और बाकी के जो पीएसयू बैंक है हमें बहुत पसंद है। और स्मॉल बैंक्स में आप कैथलिक सीएसबी देख सकते हैं। हमें लगता है कि ये काफी अच्छा परफॉर्म करेगी। ठीक है, सीएसबी बैंक सर को प्राइवेट में पसंद है, एसबीआई पीएसयूज में पसंद है। पीएसयूज में सर को पूरा ही पैक पसंद आ रहा है। सर एसबीआई के अलावा पीएसयू में कोई अच्छे मिड कैप पीएसयू जो आपकी पसंदीदा लिस्ट में हो? इंडियन बैंक हमें अच्छा लगता है। इंडियन बैंक सर एनबीएफसी शेयरों में कोई बैंक ऑफ आपकी राय? बड़ौदा है। जी जी सर, प्लीज प्लीज। पार्डन में सर मैं पूछ रहा था कि एनबीएफसी शेयरों में कोई आपकी राय, अगर हम बैंकिंग को थोड़ा एनबीएफसी सा हटके में देखें तो? कैपरी ग्लोबल पे हमने रिसेंटली इनिशिएट किया था विद बाय कॉल, वो हमें अच्छी लगती है। और दूसरा ओके। आप बजाज फाइनेंस देख सकते हो। बजाज फाइनेंस में बहुत सारी अच्छी न्यूज आने वाली है। उनका ग्रोथ फैक्टर भी अच्छे थे। आप पीएनबी हाउसिंग, कैनफिन होम्स, ये भी जो रिसेंट एमपीसी में जो थोड़े से रिफॉर्म आए थे उसमें उनका भी काफी आप अच्छा एक पार्टिसिपेशन देखेंगे। तो हमको ये होम फाइनेंस स्टॉक्स भी अच्छे लगे। ठीक है सर, लास्ट सवाल आपसे कि जो ओवरऑल अब जो मार्केट सिनारियो है कंसीडरिंग ऑल द फैक्टर्स, आपकी पसंदीदा लिस्ट में कौन से शेयर हैं जो कि आपने फिलहाल बाय किए हैं,
या कुछ ऐसे शेयर्स जिनसे कि आप कह रहे हैं कि अभी अगले 6 महीने तो हम इनको देखना नहीं चाहेंगे? देखिए, अडानी स्टॉक्स मुझे लगता है कि काफी अच्छा परफॉर्म करेंगे आगे जाके। इनमें काफी वैल्यू है कंपेयर टू देयर वैल्यूएशंस, और ये आपको अच्छा परफॉर्म करेंगे। अभी हमने होम फाइनेंस स्टॉक्स की बात की। कंजम्पशन में वी मार्ट, वी टू रिटेल, स्टाइल बाजार, ये भी अच्छे परफॉर्म करते हुए दिखते हैं हमें। ऑटो स्टॉक्स में हीरो होंडा और मारुति भी पसंद आते हैं हमें। ठीक है, तो यहाँ पर सर ने बता दिया है कि ऑटो में सर को कौन सा पसंद है, हीरो मोटोकॉर्प, मारुति जैसे शेयर पसंद है। और सर ने बता दिया है कि कौन से अब शेयर्स हैं जहां से कि आपको थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। विनीत सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी सर। थैंक यू। थैंक यू फॉर हैविंग मी। अब हमारे साथ दूसरे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट के हेड ऑफ रिसर्च अंशुल जैन साहब जुड़ चुके हैं। अंशुल जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? सर गुड मॉर्निंग। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अंशुल जी, कैसे हैं आप वो आप? बहुत बढ़िया सर, आप वो शुरू कर लो। छोटा शेयर ऊंची छलांग, 3-4 अपडेट हैं पुराने लास्ट वीक जो अपन ने डिस्कस किए थे, और एक तो फ्राइडे डिस्कस किया था। तो सबके प्रॉफिट बुकिंग और रिस्क, कुछ में रिस्क फ्री हुआ है, कुछ में टारगेट हुआ है, वो बताना चालू कर दूं।